Good evening, everyone. Welcome back to the chapter Sectors of Indian Economy, class 10th. And today we'll be starting and we'll definitely try to finish off the chapter. And this topic will be creating more employment. Okay. So this video is brought to you by Chalk and Desk Coaching Institute, Faridabad. Let us not talk about creating more employment. देखो बेटा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी हमने पहले डिस्कशंस किए थे कि ट्यूबवेल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, डैम कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है. रीजन क्या था इसके पीछे कि स्मॉल फार्मर्स को एक एड मिल जाएगी, एक हेल्प मिल जाएगी ताकि वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है. ठीक है. एम्प्लॉय जनरेशन फैक्टर बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉय जनरेशन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट के चांसेस होंगे, ज्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी. फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट को और भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन में, रोड्स बिल्ड करने में, क्रॉप स्टोर करने के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट निकालना पड़ेगा. इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स की, सीड्स की, इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है. तो अगर लोकल बैंक से उसको लोन मिल जाएगा तो वो इन सारी चीज़ों को टाइमली यूज करके अपनी प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें किस लिए थी? ये सारी चीज़ें इसलिए थी ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्रमोट हो. और डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्यों प्रमोट होनी जरूरी है? क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमारी एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है. जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं. तो नीति आयोग की एक कंडक्ट हुई थी स्टडी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स जो घर से या घर पे ही हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल अटेंड नहीं करते. तो अगर इन सारे बच्चों को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, सो दिस इज अबाउट द टोटल एज ग्रुप ऑफ द पीपल इन इंडिया और टोटल एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया. सो वी हैव अबाउट 51% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज स्टिल एट होम or is working somewhere but is not going to school, right? So for all this to be done efficiently, we need more school buildings, we need more teachers, we need better staff, right? तो इसी तरह हमें हेल्थ फैसिलिटीज को भी अगर इम्प्रूव करना है तो हमें उसके लिए भी इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है ना. हमें ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए जो रूरल एरियाज में काम कर सकें. तभी हम इन एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर पाएंगे. ठीक है. अब जितनी भी स्टेट और रीजन है बेटा, so if you're talking about the different states and regions, so in order to increase the employment for people in that area, so we have to focus on some other areas also that are very crucial. For example, tourism. टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करें, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, तो हम देखेंगे कि अगर इन सबको बेटर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. प्लानिंग कमीशन की स्टडी के अनुसार जैसे जैसे हमने इसको इम्प्रूव किया, टूरिज्म सेक्टर को हमने इम्प्रूव किया, हमने अपना इंडिया का टूरिज्म प्रमोट किया डिफरेंट रीजन्स में, तो हमने पाया कि हमने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दिया है 35 लाख लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल इंडस्ट्री दैट वाज फोकस्ड ऑन, व्हिच वाज टूरिज्म. So focusing on one single industry, which was in another aspect out of manufacturing sector or what we can say is agricultural sector, so it was tourism. ने tourism पे ध्यान दिया तो हम टूरिज्म के अंदर इकलौते टूरिज्म के अंदर 35 लाख ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. तो हमें इन चीजों का भी ध्यान देना है कि ऐसे और कौन से एरियाज हो सकते हैं जिससे हम और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें. सो व्हाट वी से, इन अदर वर्ड्स व्हाट वी से, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हमें कुछ अलग भी हट के सोचना पड़ेगा कि और बेटर एम्प्लॉयमेंट कैसे आनी पड़े. उस पर्टिकुलर स्टेट को स्टडी करो, उसका एनवायरनमेंट स्टडी करके, और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कि दिस इज वन मोर एरिया वेयर इन एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड एफिशिएंटली. ठीक है. तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था बेटा. आज हम आगे पढ़ेंगे. आज हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो उसने एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टार्ट की हुई हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए. जैसे कि राइट टू वर्क एक ऐसा लॉ था जो इम्प्लीमेंट किया गया. इसके बाद हमने मनरेगा को एक्सेप्ट किया 2005 में. एक एक्ट के तहत हमने इसको एक्सेप्ट किया है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और इस एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल हु कैन वर्क फॉर 100 डेज. तो साल में इतनी 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो हम आपको देंगे ही देंगे. और ये किन सब लोगों के लिए? ये उन सब लोगों के लिए बेटा जो काम कर सकते हैं, who are capable of working, who are, they might be skilled or unskilled, but all those people who are registered under this scheme, they are given an employment of 100 days. अगर if there is a circumstance as such कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पाती है, इन लोगों को वो काम नहीं दिला पाती है मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अगर वो काम नहीं भी दिला पाई
तो इनको उसके बदले एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि 100 दिन का आपका काम मिलेगा। तो उस काम के बदले अगर वो काम नहीं प्रोवाइड कर पाई है, कोई एम्प्लॉयर नहीं, ऐसा कोई ऐसा सेक्टर नहीं जनरेट कर पाई जहां से उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, तो उन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं 100 दिन के लिए। ठीक है, बेसिकली स्कीम के अंदर हम किन सब चीजों को प्रेफरेंस देते हैं? हम इन सब को देते हैं, इस स्कीम के अंदर हम देते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, कि उन एक्टिविटीज को हम प्रमोट करते हैं जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट जनरेशन बढ़ सकता है, फार्मर्स के पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगा, अपना स्टॉक मेंटेन करने के बाद मार्केट में एक्सेस को वो सेल भी कर सकते हैं। तो ऑल लैंड रिलेटेड डेवलपमेंट आर अंडर मनरेगा एक्ट। Okay, so this is how गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। और ये जो स्कीम है इससे काफी सारे लोगों को बेनिफिट मिला है in different parts of Bihar, UP, and then we have Central India, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. So a lot of people are getting all the areas which have less land productivity. Basically, हमारा Central India, Peninsular India वाला, जिधर हमारा productivity बहुत कम है land से. Because in Northern India, we talk about, we already have northern plains, so productivity is quite good. You just have to work on the scientific methods in order to increase the productivity. But in Central India, wherein farmers, they do not have a regular job, even though they have land, they are unable to produce a maximum number of crops out of the land which they can ultimately. If they were in Northern India, they would have done it, but ये नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट की ये जो स्कीम्स हैं इससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा राहत मिली है बेटा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स के डिवीजन की। तो हमने देखा है सेक्टर्स को हमने डिवाइड किया है दो तरह से, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज का मतलब है जहां पर हर चीज रूल रेगुलेशन तरीके से साथ की जाती है। अनऑर्गेनाइज का मतलब है ऐसे फ्रेगमेंट्स है, बिखरे हुए यूनिट जिसका एडिकेट डाटा या पर्याप्त इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक नहीं पहुंचा पाए या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास नहीं है। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो वी हैव सर्टेन पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इस केस में अगर हम बात करें, जो टर्म्स हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा, वो रेगुलर हैं। वी टॉक अबाउट द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दीज आर रेगुलर। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, उनको काम पर्याप्त मिलता है, दे आर गेटिंग रेगुलर वर्क एंड दे आर डूइंग इट। ठीक है, अब ये जो इंटरप्राइजेज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं, शॉप्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, क्राफ्ट्समैन आते हैं, ये लोग सब जो है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, वो जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, फिर इनके मिनिमम वेजेस इतना मिलना चाहिए, ग्रेट्युटी का क्या होगा, ग्रेट्युटी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रोविडेंट फंड किसका कटेगा, मेडिकल अलाउंसेस, पीएसआई वगैरह। तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम होता है बेटा, बिकॉज दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द पेपर, सो दे टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो देयर इज अ बेटर जॉब सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। देन उनका फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं। अगर वो अपने वर्किंग आवर्स जो उनके ऑलरेडी फिक्स्ड हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम के अलाउंसेस मिलते हैं, जितने घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप मेरे ऊपर फेवर कर दो कि जी इस महीने आपको 12-15 घंटे और काम करना है एंड यू आर गेटिंग द सेम सैलरी। दिस डजंट हैपन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी साइंड, they have already agreed under the minimum wages and factories act कि अगर ज्यादा जो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स हैं 8 से 10 घंटे के, अगर उससे ज्यादा काम कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 आवर्स है शायद, तो अगर उससे ज्यादा काम कराएंगे तो पर आवर्ली बेसिस पे मिनिमम इतना उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि हैं पेड लीव्स मिलते हैं इनको, ये छुट्टियों पे जा सकते हैं जिसके लिए इनकी सैलरी नहीं कटेगी। अगर ऑफिशियल हॉलीडेज हैं जैसे गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं तो उस दिन पे भी सैलरी नहीं कटेगी, उसको भी काउंट किया जाएगा। देन दे आर गिवन प्रोविडेंट फंड, उनकी सैलरी का एक हिस्सा जो है थोड़ा सा कट के और इनकी रिटायरमेंट फंड में जुड़ता है। देन दे आल्सो गेट मेडिकल बेनिफिट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक ईएसआई वगैरह, जो मेडिकल जो सरकारी मेडिकल दवाखाने हैं हम वहाँ से जाके अपना इलाज वगैरह करा सकते हैं, राइट। So after retirement, they also get pension also. These pensions are not much, but they still support lot of activities in their household. ठीक है, ज्यादा नहीं है, but still they are able to afford it.
Now we'll be talking about unorganized sector. So talking about unorganized sector, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो बहुत स्मॉल हैं, स्कैटर्ड हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बहुत बाहर है। गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनका एक्चुअल डेटा ही अवेलेबल नहीं है। मान लो किसी ने अपने घर में ही अगर गली में दुकान खोल ली, तो उसको गवर्नमेंट को क्या पता उसने खोली है या नहीं, राइट? अनलेस वो जाके उसका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराए। और हमने देखा है, हम लोगों ने, आपने, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह हमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, घरों के अंदर ही लोगों ने छोटे छोटे मशीन्स डाल के अपना काम स्टार्ट कर रखा है, जिसके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई भी जानकारी नहीं है। So we call all these fragments, all these scattered units as unorganized sectors, right? तो इन जगहों पर क्या होता है बेटा, कोई स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन जहाँ पर फॉलो नहीं होते, जॉब जहाँ रेगुलर नहीं होती हैं और ज्यादातर लो पेड होती हैं, बहुत कम पेमेंट्स होती हैं, जॉब की सैलरीज आर वेरी मच लेस, दे सो दे आर बेसिकली पेड इन मेयर पेनीज एज वी से। इनके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, अगर काम ज्यादा है तो ये लोग 12-13 घंटे भी काम करा सकते हैं। इसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, कोई पेड लीव नहीं देते हैं, इनको छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। दे इवन हैव टू वर्क ऑन फेस्टिवल्स आल्सो, राइट? कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है इनके, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ गई है या जिनके यहाँ वो काम कर रहे हैं, अगर उसके यहाँ किसी कारणवश अगर कोई काम की कमी हो जाती है, तो वो डायरेक्टली बंदों को जॉब से निकाल देते हैं। कोई वार्निंग या कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दी जाते कि उसकी जॉब मिले तो मीनवाइल उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ दिया जाए, नथिंग लाइक दैट। जो पीरियड है लेस वर्क का, उसमें आप जॉब पे भी निकाल देते हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ज्यादातर लोग इसमें ऐसे भी हैं जो खुद से काम कर रहे हैं, जैसे ट्रेनों में बेचने वाले लोग, नमकीन बेचने वाले लोग, जो गलियों में घूमते हैं रेडियां लेके, वेंडर्स वगैरह, फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल्स वाले, और डिफरेंट बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, गोलगप्पे वाले। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक गोलगप्पे या आइसक्रीम वाला अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता बेटा, अंडरस्टूड? सो दीज ऑल fall under the category of unorganized sector, and they all fall under the category of organized sectors, right? So in case of any doubts, please let me know. So now we'll be talking about protecting workers in unorganized sector कि कौन-कौन से workers हैं, कौन-कौन से sectors में हैं, कौन-कौन से workers हैं जो unorganized sector का हिस्सा हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। So the first one we have, देखो बेटा, सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। विल बी डिस्कसिंग देयर प्लाइट्स आल्सो, कि क्या क्या पेन एरियाज हैं इनके। वर्कर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत ज़्यादा। एक्सप्लॉइट एज इन बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है और वेजेस बहुत ज़्यादा कम दिए जाते हैं। देन रूरल एरियाज में क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो कौन कौन है? वो है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। देन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वो है जिनके पास लैंड है लेकिन वो लैंड बहुत ज़्यादा कम है। फिर शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसन, शेयर क्रॉपर्स और आर्टिसन कौन होते हैं? जो छोटे मोटे काम करते हैं गाँव में, पोल्ट्री वगैरह। और ये जैसे अगर आप ये डायग्राम ये पिक्चर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा। सो ये लोग आर्टिसन और शेयर क्रॉपर्स हैं, ठीक है? शेयर क्रॉपर्स वो भी हैं जो कुछ फार्मर्स मिलके एक लैंड एरिया पे को कल्टीवेट करते हैं और फिर उससे क्रॉप शेयर करते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर हम बात करें, स्मॉल फार्मर्स को किस चीज़ की सपोर्ट पड़ती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उनको टाइमली डिलीवरी चाहिए, सीड्स का, एग्रीकल्चरल इनपुट्स का, क्रेडिट का, स्टोरेज का, मार्केटिंग का। क्रेडिट एज इन लोन, कई बार उनको फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, और ट्यूबवेल पानी वगैरह अरेंज करने के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं तो वो अपने स्मॉल फार्म्स को या प्लॉट्स को इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसको, ठीक है? अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से वर्कर्स आते हैं हमारे? ये वो वर्कर्स हैं बेटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी बहुत, ये कोई रेगुलर इंडस्ट्री नहीं है। जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं तो कोई छोटी सी वर्कशॉप है वहाँ पे, बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैजुअल वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट है, कहीं पे घर बन रहे हैं, कोई फैक्ट्री बन रही है या कोई फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। सो ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो डेली लेबर चौक से हायर कर लेते हैं लोग अपने काम करने के लिए, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो वी हैव ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? कैजुअल वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन के बाद आता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ हम बात करें ट्रेड, ये छोटे ट्रेड्स मैंने बेटा, जो बहुत छोटे लेवल पे, जैसे स्पाइसेस में डील करते हैं तो कमीशन खा लेते हैं इधर से उधर, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवर्स आ गए, कंडक्टर्स आ गए जो गाड़ियां चलाते हैं,
तो ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स आ जाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेलर या चाट वाले, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आइसक्रीम वेंडर्स। देन वी हैव हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, जो कचरे में काम करते हैं वो लोग, गारमेंट मेकर्स जो स्मॉल स्केल गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज सेक्टर, दीज आर ऑल वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इन लोगों की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये इतनी थिन लाइन पे हैं, ये कभी भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं जिसमें ये मोस्ट वल्नरेबल हैं। तो गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेना, इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो मेजॉरिटी वर्कर्स हैं जो इसका हिस्सा बनते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, ये वो हैं जो या तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब में पाते हैं, because they do not have proper education, they have no opportunities in their life, they do not have any land, so they do not have any strong or humble backgrounds by which they can support their family. तो अगर आप यहाँ पे भी देखो इस पिक्चर में आपको दिखेगा ये पूरी फैमिली एक जगह पे रह रही है और यहीं पे ही ये अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे if you can see that all the family members are involved in the same task, right? और इन वर्कर्स को यही सब नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इनको सोशली बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं लोग, तो इनका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको इकोनॉमिकली या ऐसी पॉलिसीज के थ्रू अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे या इनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे, स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये पॉवर्टी वाली कैटेगरी से फॉल होके लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज में आ सकते हैं। तो जो पॉवर्टी वाला रेशियो है वो हमारा कम हो जाएगा। अगर ये उस इनकम तक भी आ गए तो एटलीस्ट अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं और आगे सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज, राइट। तो this is how we can see, you know, workers in different unorganized sectors in rural areas as well as urban areas. We have seen that castes also, कौन सी कम्युनिटी से या ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देन हमने देखा है कौन कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर हमने देखा जो स्मॉल फार्मर्स वाली कैटेगरी है उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अलावा अदर सोशल प्रॉब्लम जो इन्हें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सो वी हैव नाउ सेक्टर्स ऑन ओनरशिप। अगर हम सेक्टर्स की बात करें ओनरशिप के अकॉर्डिंग, अगर हम डिवीजन की बात करें तो हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर होता है जहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, तो इसमें जितने एसेट्स हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट ही इन चीजों को, इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है, इन इंस्टीट्यूशंस को रन करती है। तो इन सारी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो इनका पर्पस क्या है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का? तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज में क्यों आना पड़ता है? अगर वो प्राइवेट को देके अपनी सरदर्दी कम कर सकती है तो व्हाई गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव्स? देखो गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर जो है ना बेटा, उसका जो काम होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। सो द ओनली एम फॉर प्राइवेट सेक्टर इज टू मैक्सिमाइज देयर अर्निंग प्रॉफिट्स, राइट। अब गवर्नमेंट को क्या करना होता है? गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू अपने लिए इनकम को रेज करती है और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टैक्सेस को लेके वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज आपको रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होगा या कोई प्राइवेट सेक्टर को अगर आप ये काम दे देंगे तो उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इसका पब्लिक का, तो अगर आप देखें कि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो था रेलवेज। रेलवेज जो हम लोकल रेलवेज की हम बात करते हैं वो कितना ज्यादा सस्ता है हमारे लिए। और यहीं हम मेट्रो वगैरह को देखें जो कि एक प्राइवेट इंडस्ट्री को हमने प्रोजेक्ट दिया था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट सेक्टर खुद से लेता है उसकी कॉस्टिंग और उसके जो एक्सपेंसेस है वो हमेशा कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। हमने मेट्रो का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उसने लार्सन एंड टूब्रो को दिया और उसके बाद हमने मेट्रो इंस्टॉल कराई। तो मेट्रोज कितनी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेलवेज, राइट। तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है रीजनेबल कॉस्ट पे करती है। अब ये जो एक्टिविटीज है या फैसिलिटीज हैं कौन कौन सी हैं जो पब्लिक सेक्टर के थ्रू में प्रोवाइड होती है? ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है। फिर आता है ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन जो आपको मिलते हैं। देन वी हैव हार्बर्स,
हार्बर्स वो जगह है जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है और ट्रेडिंग की जाती है बिटवीन कंट्रीज। देन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हैवीली स्पेंड करती है इन पे। और क्यों करती है? तब क्योंकि वो चाहती है सारी फैसिलिटीज हर एक इंसान को इजीली अवेल हो सके, किसी के लिए लग्जरी ना रहे कि जो लोग बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं सिर्फ उनको ये चीजें मिल पाए। नहीं, ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी से लेके एक रिच बिजनेसमैन तक सबकी जरूरतें हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हर एक इंसान की नीड है। तो इन नीड को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही पड़ेगा। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ये फैसिलिटीज इतने लार्ज स्केल पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ। तो जो अगर हम बात करें प्राइवेट बिजनेसेस, तो प्राइवेट बिजनेसेस को भी सपोर्ट करता है पब्लिक सेक्टर। कैसे करता है? देखो, उनको इलेक्ट्रिसिटी देता है कम प्राइस पे ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को, यूनिट्स को एस्टैब्लिश करे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर ये यूनिट एस्टैब्लिश होंगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लिटरेसी कम होगी। सो ऑल दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, फार्मर्स को फेयर प्राइस देता है, फार्मर्स को जितने में पड़ता है उससे ज्यादा में खरीदता है और फिर ऐसे लोगों को, बीपीएल वालों को बेच देता है कम पैसों में। तो गवर्नमेंट का तो जनरली खर्चा ही हो रहा है। क्यों? ताकि ये सारी बेसिक फैसिलिटीज उन लोगों तक पहुंच सके, राइट। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट उन पे भी स्पेंड करती है हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज पे। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं, कितनी सारी स्कीम्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सक्षम योजना, देन वी हैव हरियाणा सर्व शिक्षा परियोजना। तो ये सारी जो ये सारी जो स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस की हरियाणा गवर्नमेंट ने, मिड डे मील हो गया, ये सब किस लिए? ताकि हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज को प्रमोट किया जा सके। मिड डे मील आया हेल्थ के लिए, हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि बच्चों को, जब से मिड डे मील इंट्रोड्यूस हुआ हमने देखा कि स्कूल्स में जो वर्किंग स्टूडेंट्स थे या स्टडिंग स्टूडेंट्स थे, उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज दे आर गेटिंग मील्स ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा इनको कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी देखना होता है, इन ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे भी काम करना होता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आता है जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, जैसे हम पोर्टेबल वाटर भी बोलते हैं। फिर पुअर लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज देना। तो आपने देखा बीपीएल वालों के फ्लैट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। आपने सुना होगा बिलो पावर्टी लाइन वालों के लिए एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, जिसमें बीपीएल वालों को फ्लैट अलॉट करती है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कम प्राइजेस पे, ताकि ये लोगों को झुग्गी झोपड़ियों से निकल के ये लोग ऐसे छोटे फ्लैट्स में रह सकें। एटलीस्ट इनका जो घर होगा वो पक्का तो होगा, दे कैन मूव फ्रॉम अ कच्चा हाउस एंड शिफ्ट टू अ पक्का हाउस, राइट। Then they are also providing a lot of facilities for food also। बीपीएल में आपने देखा हमने राशन शॉप्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रखी हैं बीपीएल वालों के लिए, येलो कार्ड होल्डर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम हर महीने बहुत कम प्राइस पे राशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे चावल हो गया, देन वी हैव आटा, देन वी हैव केरोसिन ऑयल, देन वी हैव दिस मीठा, राइट, चीनी वगैरह, शुगर वगैरह। So thus it has to spend on them and take care of such areas. So all this becomes the responsibility of government. So if you see other areas, so we have cities and local governments, these are again run by public sector. We have fund management by public sector, security and defense by public sector. We have digital transformation, IT की तरफ जो काम करता है ताकि हम facilities provide कर सके, कैमरा इंस्टॉल होना, एजुकेशन के ऊपर काम करना, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ टाइप करना, फंड्स मिल सकें, हर चीज को मॉनिटर करना, इवैल्यूएशन करना, फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग देखना टैक्सेस की। तो दिस ऑल कम्स अंडर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, राइट, एंड these are governed and run by government, right? So we'll move on to the last page of this chapter, which is प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है, तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है बेटा। एसेट्स की ओनरशिप और सर्विसेज की डिलीवरी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज देखते हैं। so there are group of people who are involved behind it, who are the main working sources. Companies like Tata Iron and Steel Company Limited, then we have Reliance Industries Limited, they are all privately owned. Their main target is to run their business and earn a lot of profits. तो ये है इनका, आपको पता है प्राइवेट है, और अगर हमें इनकी सर्विसेज को अवेल करना है, हमें काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हाँ, हमने देखा होगा जब पहले के टाइम पे हमारे पास बीएसएनएल था, तो बीएसएनएल के प्लान बहुत सस्ते होते थे एज कम्पेयर टू एयरटेल, वोडाफोन एंड दीज। नाउ दैट जियो इज इंट्रोड्यूस्ड, बिफोर दैट वी हैड एयरटेल, वोडाफोन, वी हैड दिस आइडिया। तो ये सब के जो सेल्यूलर नेटवर्क है, ये में काफी महंगे पड़ते थे एज कम्पेयर टू बीएसएनएल।
ये बहुत छोटा सा कंपैरिजन है जिससे हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका काम है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज अर्न करना अपने लिए, और जो गवर्नमेंट सेक्टर का काम है उसका बेसिक आइडिया होता है फैसिलिटीज सब तक पहुंच सके. These are some of the companies that are running their private sector, right? Tata Consultancy, ITC Limited, we have Reliance Industries, we have HDFC, SBI. Sorry, SBI is public, so this will not be included here. This is wrong. I'll remove this picture. Then we have Infosys, which is also, this is privately run. Infosys is privately run, right? So I hope this is all clear to you. If you have any doubts, please leave a comment in the comment section below. Please share, subscribe our channel, share it with your friends and family members so they can also benefit from the same. And if you have a special topic to request, then please write to us and we'll make sure that we'll create a video for that and post it in our YouTube channel. Thank you so much, guys. Please subscribe our channel for more videos related to these topics. Keep learning well.